Hello everyone, this is Manoj Kumar and you are watching my channel Physics Guru M Kumar। तो आज चलते हैं लेक्चर नंबर 18 पर। दिस इज लेक्चर नंबर 18 और आज हम चर्चा करेंगे गॉस थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आप लोग तैयार हैं, अलर्ट हैं? तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला न्यूमेरिकल है, यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो। यानी जो आवेश दे रखा है वो कहां पर है? घन के केंद्र पर। एक घनाकार पृष्ठ हुआ, बंद पृष्ठ होगा घन। तो जैसे हम यहां बनाते हैं, यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको देखते हैं। यानी जो बंद पृष्ठ है वो कैसा है? घनाकार। जैसे हमने ये घन बना लिया, ये घन है और इसके अंदर कितना आवेश रखा है? 17.7 पिको कूलम। यानी Q जो है वो कितना है? 17.7 पिको कूलम। तो इसको कूलम में बदलेंगे तो 17.7 गुणा 10 की घात -12 कूलम, क्योंकि एक पिको मीन्स 10 टू द पावर -12। तो ये Q है, यानी यहां पर कहीं रखा है, कहीं भी रख सकते हैं इसके अंदर। तो ये Q आवेश इसके अंदर रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? इतनी है। अच्छा, यहां कह रहा है कि घन के केंद्र पर रखा है, तो चलिए हमने केंद्र पर रख दिया। अंदर कहीं भी रखा होता तब भी आंसर यही रहता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ गॉस की थ्योरम लगाएंगे। उसमें ये देखना होता है कि उससे कितना आवेश घेरा हुआ है। तो घन के केंद्र पर रखा है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। और जो घन की भुजा दे रखी है वो एक ये भुजा है, 10 सेंटीमीटर की भुजा है इसकी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये घनाकार आकृति है, एक घन है जिसके केंद्र पर Q आवेश दैट इज इतना 17.7 पिको कूलम आवेश रखा हुआ है और घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। इसके क्या कह रहा है? प्रत्येक सतह से, यानी सतह का मतलब यहां पृष्ठ से है। जैसे ये घन है तो इसमें 6 पृष्ठ होंगे। देखिए 1 2 3 4 और एक इस साइड वाला 5 और एक इसके पीछे वाला दिस 1। जैसे आप अपना कमरा देखें तो कमरे में 6 पृष्ठ आएंगे, एक फर्श, एक छत और 4 दीवारें। तो ये क्या हो गए? 6 पृष्ठ हो गए। तो एक से निकालना है। तो देखें, अगर हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं यहाँ पर, तो गॉस की प्रमेय से हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो पूरे घन से मिलेगा, पूरे बंद पृष्ठ से मिलेगा। और उसमें कितने फलक यानी कितने सतह हैं? 6। तो हम पूरे से निकाल लेते हैं, फिर एक सतह का कैसे निकलेगा? 6 का भाग कर देंगे, तो एक सतह से कितना निकल रहा है ये हमें पता लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे? गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से घन से गुजरने वाला, घन से, ये गुजरने लिखा हुआ है भाई, थोड़ी जगह कम है, समझ जाएंगे। घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या थ्योरम लगाएंगे? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब वैल्यू रखते हैं, तो Q की वैल्यू 17.7 गुणा 10 की घात -12 बटे एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोगों को याद होना चाहिए। वो कितना होगा? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो देखिए यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो 0 बढ़ेगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, इस पावर से ये पावर कैंसिल आउट हो गई। कितना आ गया? इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। देखिए 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17, यानी ये इससे 2 बार कटे, यानी कितना आ गया? फ्लक्स 2 आ गया। ये फ्लक्स आया पूरे घन से बाहर निकलने वाला, यानी सभी पृष्ठों से। तो ये 2
और यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि E इंटू ए होता है फ्लक्स, E न्यूटन प्रति कूलम हो गया और एरिया मीटर स्क्वायर हो गया। अब घन के एक पृष्ठ से, अब यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि घन में 6 पृष्ठ हैं, अतः घन के, ये बात आप लोग लिख लेना कि चूंकि घन में 6 पृष्ठ हैं या 6 सतहें हैं, इसलिए घन के एक पृष्ठ से या सतह से, एक ही बात है, से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला या निकलने वाला, यहां धनावेश है तो बाहर ही निकलेगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इसको हम फाई डैश लिख लें या बराबर लिख दें, कितना हो जाएगा, 2/6, 2 आया था टोटल, तो 2/6, तो कितना हो गया, 1/3, और 3 का भाग देंगे तो 0.3, फिर 1 बचेगा, 3 ऐसे चलता रहेगा, तो 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये फ्लक्स आ गया एक पृष्ठ से गुजरने वाला। अब यहां पर देखें, यहां 10 सेंटीमीटर की भुजा दी थी, हमें उसके साइज से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फ्लक्स तो क्यू पर डिपेंड कर रहा है, और क्यू केंद्र पे रखा है या यहां रखा है या यहां रखा है या यहां रखा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, तब भी आंसर यही रहेगा। यानी घन के अंदर किसी भी स्थान पर यह आवेश रखा होता और घन की साइड कितनी भी होती, एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का आंसर इतना ही आएगा। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये नोट हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखें, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E इक्वल्स टू दिस, ये वैद्युत क्षेत्र वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं, वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस, मैं यहां से नोट कर रहा हूं, प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये दे रखा है वेक्टर E वोल्ट पर मीटर, यानी SI यूनिट है, वोल्ट पर मीटर में है। मैं एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर, एक पृष्ठ भी दे रखा है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, एरिया वेक्टर दे रखा है, A इक्वल्स टू 8j कैप। तो देखिए 8j कैप मीटर स्क्वायर, यूनिट भी दे रखी है मीटर स्क्वायर, यानी ये भी SI यूनिट में है, सेम यूनिट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे पूछ रहा है कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सो सिंपल, वैद्युत फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब E और A दिए हों, आपको इक्वेशन याद होगी, फाई इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। अब देखें, यहां केवल एरिया में केवल एक यूनिट वेक्टर आया है J कैप। वेक्टर जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा भी हो सकता था कि 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, तब भी आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसमें केवल एक ही कंपोनेंट है, यानी ये j कैप ही है, यानी अगर तीनों होते तब भी मेथड यही रहता। और डॉट प्रोडक्ट करना है दोनों का, और डॉट प्रोडक्ट आप लोग पहले कर चुके हैं 11th में, 2 वेक्टर दिए होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i के गुणांक का i के गुणांक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस j का j के गुणांक से, प्लस k का k के गुणांक से। तो मैंने रिवाइज कर दिया है। तो इक्वल्स टू E कैप की वैल्यू 2i कैप। अब तो ये 11th का क्वेश्चन हो गया, प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये वेक्टर E की वैल्यू डॉट वेक्टर A की वैल्यू 8j कैप। तो देखें इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा। देखिए यहां i का कोफिशिएंट 2 है और यहां i है ही नहीं, तो 0 हो गया। यहां j का है, यहां भी j का है, तो इसका इससे होगा, k यहां पर है, k यहां नहीं है। तो अगर कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको और एक्सपेंड करके दिखा देता हूं, जिससे कुछ लोगों की हो सकता है 11th में मिस कर दिया हो,
क्योंकि भाई 11th तो सब भगवान भरोसे चली है गाड़ी। तो देखें 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब ये 11th की चीज भी सिखानी पड़ती है। डॉट 8j कैप है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0i कैप, क्योंकि i कैप है ही नहीं, प्लस 8j कैप और प्लस 0k कैप। तो 0 और 2 का गुणा 0 हो गया, 3 और 8 का गुणा करेंगे 24 हो गया, और जे डॉट जे तो 1 होता ही है, वो तो जे के गुणांक का गुणांक से गुणा करते हैं। अब यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट की पूरी डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं। ये k -4 है, यहाँ 0 है तो वो भी 0 हो गया, केवल कितना आ गया 24। ये क्या आया है फ्लक्स, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी। तो देखें यहीं से देखें इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं इसकी यूनिट, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिख सकते हैं। दोनों यूनिट हैं, या तो ये लिख दीजिए या वोल्ट मीटर लिख दीजिए। तो ये आ गया वैद्युत फ्लक्स। अब अगर यहाँ यूनिट नहीं दी होती, जैसे सिंपल इतना दिया होता और यहाँ भी इतना दिया होता, तो आप लोग यहाँ क्या लिख देते, केवल 24 नहीं लिखते, 24 आगे लिख देते मात्रक, यानी जिसमें भी वो गिवन हो ई और ए अंडरस्टूड है वो, तो क्या लिखते मात्रक लिख देते, ऐसे केवल 24 न छोड़ें। अगर इन वेक्टर्स की यूनिट न दी है तो आंसर में हम 24 यूनिट या 24 मात्रक ये अवश्य लिखेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, 3rd पर। तो देखें एक समान वैद्युत क्षेत्र E, तो ये वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। देखो अब यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो वेक्टर E दे रखा है उसकी वैल्यू पर ध्यान देंगे। वेक्टर E जो है वो दे रखा है 5 × 10⁻³ I कैप, 5 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलम, ये यूनिट है। अब क्या ध्यान देने वाली बात है अभी बताएंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इतना वैद्युत क्षेत्र है और इसमें 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ बाह्य तल के समांतर स्थित है। तो यहाँ पर भुजा जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है और पृष्ठ कैसा है वर्गाकार। तो भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.1 या 100 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻1, ये क्या आ गई मीटर, ये भुजा हो गई। अब हमें यहाँ क्षेत्रफल की भी जरूरत पड़ेगी, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर इसका भुजा का स्क्वायर, भुजा वर्ग। तो भुजा का वर्ग करेंगे तो 10 की घात -1 का वर्ग, यानी घात के ऊपर घात, घात में गुणा, -1 के ऊपर 2 की घात, तो -1 × 2 -2। अभी छोटी छोटी कैलकुलेशंस भाई आप लोग जानते होंगे। और मीटर, तो यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर, चाहे तो इसको ए लिख सकते हैं, ए बराबर। अब आप लोग ये कहेंगे क्षेत्रफल क्यों निकाला, अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं। तो खैर ये हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, लेकिन फिर दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ चुका था तो, लेकिन आप लोगों को समझाना भी जरूरी है। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र E दे रखा है और इसमें 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग रखा हुआ है बाह्य तल के समांतर। तो पहले फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कौन सी है, ये दिस वन। देखिए एक्स ये, वाई ये और जेड एक्सिस ये हुई। अब इसको तो हम बोर्ड पर खींच नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको उसका यहाँ एक प्रोजेक्शन दिखा देते हैं। लेकिन हमें अपने दिमाग में ये रखना है कि ये जो एक्सिस है वो यहाँ पर है। तो अब देखिए इनको ड्रॉ करते हैं। वर्ग जो है कहां पर है, बाई जेड तल के समांतर है। जो वर्गाकार पृष्ठ है वो बाई जेड तल के समांतर रखा हुआ है। इट मीन्स यहां कहीं रखा है बाई जेड तल के समांतर। तो जैसे ये तल हुआ बाई जेड तल, तो इस तरीके से होगा पृष्ठ जो होगा बाई जेड तल के समांतर, यही तो आएगा।
ये पृष्ठ हो गया, ऐसे रखा हुआ है कि बाह्य तल के समांतर स्थित है। और अब देखें वैद्युत क्षेत्र को और दिखाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र जो है आई कैप 5 × 10⁻³ आई कैप, इसका मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष की तरफ है, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और वाई अक्ष की दिशा में जे कैप होता है और जेड अक्ष की दिशा में के कैप होता है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि वैद्युत क्षेत्र आखिर किस दिशा में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में हुआ, ये हुआ वैद्युत क्षेत्र कितना, E बराबर वेक्टर E इस दिशा में हुआ, सीधी सी बात पता लग गई, एक्स अक्ष के अलोंग हो गया। अब देखें क्षेत्रफल जो हमारा आया वो ये है बाह्य तल के समांतर, और पीछे हमने पढ़ाया था क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश में क्या पढ़ाया था कि अगर हम एरिया का वेक्टर निकालना चाहें, यानी वेक्टर ए निकालना चाहें, तो उसका परिमाण लिखेंगे। परिमाण कितना हो गया, 10⁻⁻2, और यूनिट वेक्टर आएगा -2, साफ साफ लिखता हूं मैं। यूनिट वेक्टर किधर आता है, उस तल के पृष्ठ के लंबवत, ये बताया था। जैसे हमने एक बात बताई थी, जैसे ये कोई पृष्ठ है तो इस पर लंब खींचते हैं, वो एन कैप की दिशा होती है, उसी दिशा में वेक्टर ये आता है। ये पीछे पढ़ा चुके हैं। अब लंबवत बाहर की ओर, तो इस पर जो लंब खींचेंगे वो देखिए, ये जो वर्ग है, ये जो वर्गाकार पृष्ठ है वो बाह्य तल में है, तो इस पर जब आप लोग लंब खींचेंगे तो इधर ही आएगा। तो एरिया वेक्टर इस दिशा में हुआ। बात क्लियर हो रही होगी, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग ध्यान से समझ रहे होंगे। देखिए इस आई कैप से हमने ई की डायरेक्शन देख ली, एरिया हमने निकाल लिया 10⁻⁻², लेकिन अब हमें जरूरत है वेक्टर ए की, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फ्लक्स, और फ्लक्स के लिए ई डॉट ए करना होगा। तो एरिया का वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर की दिशा भी चाहिए, तो दिशा होगी, हमने ये वर्ग खींच लिया, और दिशा हमेशा किधर होती है, लंबवत दिशा में। तो पृष्ठ पर लंब, चूंकि ये बाह्य तल में है तो जो लंब आएगा वो एक्स की दिशा में आएगा, तो हमने एरिया वेक्टर भी दिखा दिया। तो चूंकि दिशा किधर है, एक्स अक्ष की दिशा में, तो यहाँ यूनिट वेक्टर क्या आएगा, आई कैप, और मात्रक मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। तो यहां बस मेन बात इस क्वेश्चन में ये थी कि उस क्वेश्चन की सिचुएशन को समझना, कि क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाह रहा है, क्षेत्र किधर है, वर्ग का पृष्ठ जो है वो किस तरीके से ओरिएंटेड है, और उसकी दिशा क्या होगी, उसका वेक्टर क्या होगा, ये हमने इस फिगर के माध्यम से ज्ञात कर लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 से भी सिंपल हो गया। तो देखिए, गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर सिंपली वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया था, समांतर स्थित है तो पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो ई डॉट ए करना है। तो इक्वल्स टू कितना हो गया, ई डॉट ए, ई कितना है 5 × 10⁻³ आई कैप, देखते चलें भाई, वैल्यू यही है, हाँ दिस ही है। और एरिया डॉट 10⁻⁻² आई कैप, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आई डॉट आई तो 1 ही होता है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होना है 10⁻³ और 10⁻⁻², तो 10 रह गया, 10 × 5 कितना रह गया, 50। मात्रक क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, दोनों ही मात्रक हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स यहां से गुजरेगा। तो ये बात आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। तो इसका एक पार्ट और है, उसको भी करते हैं। आगे ये कह रहा है कि यदि, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, कि यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तो कितना फ्लक्स गुजरेगा, यानी अब एक्स अक्ष की दिशा से वो कितना कोण बना रहा है, 30 अंश का। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए सेकंड पार्ट मैंने अलग से नोट कर दिया है। अब सेकंड पार्ट को करते हैं।
सेकंड पार्ट में ये है, यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तो कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। स्पेस की जरूरत थी इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, दोनों स्थितियों में अंतर कर सकें, क्योंकि यहाँ अक्सर गलती हो जाती है जल्दबाजी में। तो अभी आपको दोनों स्थितियां देख करके क्लियर हो जाएगा। पहली स्थिति में ये था कि बाह्य तल के समांतर है, तो स्थिति ये सॉल्व कर चुके आप लोग। अब दूसरी स्थिति में एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण बना रहा है, तो देखिए स्थिति यहां बनाते हैं जिससे दोनों स्थितियां आपको समझ में आ जाएंगी। इसलिए मैंने स्पेस किया है, ये ओरिजिन और ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, बाकी के सारे पैरामीटर्स वही हैं, वही वैद्युत क्षेत्र है, वही वर्ग है, बस 30 अंश के कोण से घूम गया है, ये जेड अक्ष। अब उसका तल एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण बना रहा है, तो एक्स अक्षीय हुई, यानी उसका जो तल है इस तरीके से बना सकते हैं। ये जो तल था अब वो ऐसा तिरछा हो गया, ठीक। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, अभी समझाते हैं। जैसे सपोज इस समय तल ये था, ये वाला जो तल था वो ये था, और अब ये तल 30 अंश के कोण पर ऐसे झुक गया, यानी ये कोण 30 अंश का हो गया, ये कोण 30 अंश का है, यानी हम यहां पर ऐसे लाइन खींच लें तो ये कोण कितने का हुआ, 30 डिग्री का। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए इस परिस्थिति में हम फॉर्मूला लगाएंगे, फाई बराबर हमें एंगल दिया है तो सीधे सीधे ई ए कॉस थीटा, फॉर्मूला वही है जो यहां लगाया है, फाई बराबर ई डॉट ए, फाई बराबर ई डॉट ए। अब हमें एंगल दे रखा है तो हमने इसको ए डॉट बी से खोल लिया, ई ए कॉस थीटा। अब जल्दबाजी क्या करेंगे, ई की वैल्यू रख देंगे जो यहां दे रखी है, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10⁻⁻²। अब जल्दी में क्या करते हैं, cos 30 रख देते हैं, तो ये गलती ना हो। यहां पर जो थीटा है वो किस किस के बीच का कोण है, ई और ए के बीच का कोण। तो देखिए ई हमारा इस दिशा में है, ये जो दिशा है, यानी ई तो एक्स अक्ष के अलोंग है ही, दैट इज ई हमारा इस दिशा में है। अब एरिया किधर होगा, तो देखिए जब तल घूम गया तो तल पर जो लंब खींचेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था कि ये जो हमारा तल पहले ऐसे था तो लंब ये था, अब तल 30 अंश का कोण बना रहा है तो अब लंब ये हुआ, क्योंकि वेक्टर ए की दिशा तल के लंबवत होती है। तो अब अगर हम इस पर लंब खींचेंगे तो वो दिशा यहां आएगी, या मैं इस ई को यहां से हटा देता हूं, पहले लंब खींच देता हूं, तो ये ई हो गया, ये एरिया हो गया, एरिया वेक्टर ये हुआ, इस पर लंब, और ये कोण 90 अंश हुआ, ये 30 है तो ये कितना रह गया, 60 अंश रह गया, और ई हमारा इसी दिशा में है, देखिए तो यहाँ क्या है, ये ई की दिशा है, एक्स अक्ष के अलोंग है, ये एक्स अक्ष की दिशा में ई है, तो ई और ए के बीच का कोण अब 60 है, ये गलती ना करें। तो बस यही बात ध्यान में रखने की थी, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश की है। बराबर ई की वैल्यू हमारे पास है, ये परिमाण है, यहाँ वेक्टर नहीं रखना, यानी ई का परिमाण कितना है, 5 × 10⁻³ अब आई नहीं लेंगे, 5 × 10⁻³ इंटू एरिया कितना है 10⁻², 10⁻² आई कैप नहीं लेंगे, परिमाण लेंगे, तो 10⁻², और cos थीटा कौन सा, ए और ई के बीच का कोण, ई और ए के बीच का कोण 60 अंश, विशेष ध्यान रखेंगे। और cos 60 का मान 1/2, और ये हो गए सोल्व होके 50 गुणा 1/2 बराबर 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो 30 अंश के कोण पर झुक जाने से फ्लक्स 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम रह गया। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इस चीज का जल्दबाजी न करें। ये देख लें, अगर इसी क्वेश्चन में ये कह रहा होता है कि पृष्ठ पर खींचा गया लंब एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, पृष्ठ पर खींचा गया लंब एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, तो थीटा 30 ही होता, ई और ए के बीच का होता। यहाँ ई, यहाँ जो पृष्ठ है वो बना रहा है एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण, तो कोण के मामले में गलती ना करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फिर लौट के चलेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये थर्ड क्वेश्चन हुआ।
सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है 2 मीटर की दूरी पर, यानी ये कोई वायर है अनंत लंबाई का, इससे 2 मीटर की दूरी पर, दिस इज 2 मीटर, यहाँ पर पॉइंट पी है, जैसे हमने मान लिया पॉइंट पी, यहाँ वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है, E बराबर 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र जो यहाँ पर इसके कारण उत्पन्न हुआ है। और यहाँ पर ये R कितना हो गया, 2 मीटर, 2.0 मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व की गणना कीजिए, यानी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास ये डाटा है और हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R, सिंपल हुआ। तो यहां से लैम्डा अगर इधर लाते हैं या ये चीजें इधर पहुंचाते हैं, तो ये जब इधर उधर ट्रांसफर करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, या पहले वैल्यू रख देते हैं क्योंकि ये वैल्यू इधर आके फिर उसमें आएगी, तो अभी पहले वैल्यू रख लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, फिर मान रखने में गलती करोगे, 9 इंटू 10⁹ और 2 लैम्डा अपॉन R। अभी केवल कांस्टेंट की वैल्यू रख ली, ठीक। अब लैम्डा निकालो, तो लैम्डा बराबर E, यहाँ E की भी रख देते हैं, चलो लगे हाथों, 4.5 इंटू 10⁴ और R कितना है, 2 है, ये भी रख ही लेते हैं एक बार में। तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली, E की वैल्यू रख दी, ये वैल्यू कांस्टेंट की जानते ही हैं, और 2 लैम्डा और R 2 मीटर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया, दिस अपॉन दिस, 4.5 इंटू 10⁴ अपॉन 9 इंटू 10⁹ और 4.5 डेसिमल पॉइंट हटाएंगे 90 हो गए, और ये 2 बार कट गए, तो 1/2 का मतलब 0.5 और 10⁹ ऊपर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, -9, 4 - 9 माइनस के 5। अब हम 5 के ये डेसिमल पॉइंट 5 के बाद लगाएंगे, तो यहाँ एक पावर कम करेंगे, आगे बढ़ा रहे हैं, तो 5 इंटू 10⁻, एक पावर कम करने का मतलब -1 करेंगे, तो 10⁻⁻6, ये आ गया लैम्डा, और ये है रेखीय आवेश घनत्व। तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर, ये यूनिट तो आपको पता होनी ही, यानी एकांक लंबाई का आवेश है वही रेखीय आवेश घनत्व है, तो मात्रक हो गया कूलम अपॉन मीटर। तो आप इसे नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखें, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के अंदर जा रही हैं। कोई क्षेत्र है, उसका निश्चित आयतन है, उसके अंदर कितनी बल रेखाएं जा रही हैं, 4500। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र है, तो यहाँ फिगर नहीं बना रहे, ऐसे समझ लीजिए कि कोई क्षेत्र है, उसमें रेखाएं कितनी प्रवेश कर रही हैं, अंदर जा रही हैं का मतलब 4500, और 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। बाहर निकल रही हैं 2500 और प्रवेश कर रही हैं 4500, तो फ्लक्स प्रवेश भी कर रहा है और फ्लक्स निकल भी रहा है। तो जो ज्यादा है वो क्या है, प्रवेश करने वाली बल रेखाएं जो ज्यादा मात्रा में है वो प्रवेश करने वाली हैं। तो नेट अगर हम कहें कि उससे कितनी फ्लक्स रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, तो निकलने वाली उसमें से घटा दें। ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई बर्तन है, उसमें
1 मिनट में 10 लीटर पानी जा रहा है और 2 लीटर पानी निकल रहा है, तो 1 लीटर में उस बर्तन में कितना पानी इकट्ठा हो रहा है? 8 लीटर, यानी एक तरीके से 8 लीटर पानी उसमें जा रहा है 1 मिनट में। ठीक वही कोई क्षेत्र है उसमें 4500 फ्लक्स रेखाएं जा रही हैं, यानी प्रवेश कर रही हैं, अंदर की ओर जा रही हैं, और 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही हैं, यानी जो प्रवेश करने वाली कुल फ्लक्स रेखाएं हुई वो 4500 में से 2500 घटा दिया। यानी इस क्वेश्चन में यही बात ध्यान रखने की है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स की जब परिभाषा पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जो काल्पनिक पृष्ठ है उसके लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं या वैद्युत फ्लक्स की माप होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है। तो यानी हम ये कह सकते हैं प्रवेश करने वाली नेट फ्लक्स रेखाएं, तो ये तो भाई बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हो गया, उदाहरण से समझ गए होंगे। तो 4500 माइनस कितना कर दें 2500, तो कितनी बचेंगी? 2000 फ्लक्स रेखाएं होंगी, यानी इतनी बल रेखाओं की संख्या होगी 2000, यानी इतनी बल रेखाएं उसमें प्रवेश कर रही हैं। तो उस क्षेत्र के अंदर कितना आवेश है? तो एक तरीके से ये फ्लक्स हो गया, यानी हमारा यही फाई हो गया, तो फाई कितना हो गया? 2000। क्लियर? अब ये पूछा आवेश कितना है, तो जैसे ये कोई बंद पृष्ठ रहा होगा जहां पर जैसे ये बल रेखाएं प्रवेश भी कर रही थी और इसमें से बल रेखाएं बाहर भी निकल रही थी। बाहर निकलने वाली 2500 थी और प्रवेश करने वाली 4500 थी, ये सिचुएशन है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आवेश होगा जिससे कि वहां पर वैद्युत फ्लक्स पास आउट हो रहा है या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो देखें उस क्षेत्र के अंदर कितना आवेश है। तो इस क्षेत्र के अंदर यानी ये जो स्पेस है, ये जो हमने बंद आकृति बना ली, इसके अंदर आवेश पूछा है, तो गॉस की प्रमेय लगाते हैं। तो गॉस की प्रमेय से फाई कितना हो जाता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q निकालना है, तो Q इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई आ गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो फाई कितना लगाएंगे? 2000। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 3 जीरो है। ठीक, तो अभी हमने 2 का ही मल्टीप्लाई कर लिया, 3 जीरो यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, कोई फर्क नहीं है। तो 2 का मल्टीप्लाई किया, इतना आया, 2 डिजिट बाद दशमलव, तो ये यहाँ हो गया, ये 3 जीरो इसके साथ एडजस्ट करते हैं, तो 10 की घात -12 और प्लस के 3 माइनस के 9 रह गए, ये Q आ गया। तो 17.70 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। तो एक पॉइंट इधर खिसकाएंगे, तो यहाँ पर एक पावर बढ़ाएंगे, दशमलव को एक अंक इधर ला रहे हैं, तो 1.77 गुणा दशमलव को इधर खिसका रहे हैं, तो पावर बढ़ाओगे तो 10 टू द पावर -8 कूलम ये रह गए। क्लियर? यानी वहां पर इतना आवेश है। तो बात समझ में आ गई होगी, तो इसमें कोई अब कंफ्यूजन वाली कोई बात रहनी नहीं चाहिए। हम यहाँ पर आवेश निकाल लिया, लेकिन अब हाँ एक बात और करते हैं कि देखिए जो नेट बल रेखाएं थी वो प्रवेश करने वाली आई हैं, क्योंकि प्रवेश करने वाली ज्यादा थी, निकलने वाली कम थी। यानी जो नेट फ्लक्स है हमारा वो उस पृष्ठ में या उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। और अंदर की ओर कब जाता है? बल रेखाएं अंदर की ओर कब होती हैं? जब वहां पर ऋणात्मक आवेश होता है। क्योंकि हमने देखिए एक पैटर्न बनाए थे जब बल रेखाएं पढ़ाई थी तब, तो ऋण आवेश में बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हुई होती हैं, ये आपको पता है, ये ध्यान आ गया होगा। तो इसलिए ये आवेश कैसा रहेगा, वैसे इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कायदा ये है कि हम उसकी प्रकृति भी बता दें। तो ये अतः इस बेस पर ये साइन हमें कहां से पता लगेगा? इस बात से कि रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। न्यूमेरिकली सॉल्व करने पर साइन नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि नेट वैद्युत फ्लक्स उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, अतः
उसके अंदर रखा हुआ आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक। इस बात को आप लिखेंगे। मैं एक बार फिर बोलता हूं, चूंकि नेट वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत बल रेखाएं, नेट वैद्युत बल रेखाएं या नेट वैद्युत फ्लक्स उस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता हुआ है, अतः वह आवेश, अतः उसके अंदर रखा हुआ आवेश ऋणात्मक होगा। अतः Q बराबर, और आप क्लियर करना चाहें तो 1.77 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम, ये आवेश आ गया। -1.77 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और 1.77 इंटू 10⁻, तो ये निकल जाना है, उसको बड़ा शोर कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर, ये कौन से का सॉल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 5th का था, ये था 5th। और अब कौन सा करेंगे, 6th। क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं, यानी दो प्लेटें हैं और एक दूसरे के निकट रखी हुई हैं और पैरेलल रखी हैं, समांतर रखी हैं, और प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व इतना है तथा विपरीत चिन्हों का है, यानी दोनों प्लेटें विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित है, यानी एक का पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर कैसा आवेश है, नेगेटिव है। तो प्लेटों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र है, तो देखिए हमने जब गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी उस समय हमने एक दो प्लेटों को पास रख के, दो चादरों को पास रख के उसके बीच में उसके लेफ्ट साइड राइट साइड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया, यहाँ प्लेटों के बीच में पूछा है। तो देखिए इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे एक चादर ये थी, एक चादर ये है और एक चादर ये है। इस पर प्लस सिग्मा चार्ज हुआ और इस पर माइनस सिग्मा हुआ, और सिग्मा दे कितना रखा है, जो देखिए पृष्ठ घनत्व का मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व, तो इसका जो मान है वो कितना है, 1.77 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा की वैल्यू है। और यहाँ हमें ये पता लग गया ये पॉजिटिवली चार्ज है ये वाली प्लेट, क्योंकि कह रहा है कि विपरीत चिन्हों के हैं, और ये नेगेटिव। अब आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, नहीं तो कॉपी उठा के आप पुराना नोट्स देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र निकाला था। तो यही निकालना है हमें पॉइंट P पर, दोनों प्लेटों के मध्य, यही पूछ रहा है प्लेटों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र है। तो आप लोगों को अगर ध्यान आ रहा हो तो E बराबर दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना निकाला है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात हो गई। अब देखें अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में, इसी क्वेश्चन में आगे ये कह देता कि तथा दोनों प्लेटों के बीच में एक इतने परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते, K लगा देते। अभी कुछ नहीं दिया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में या तो वैक्यूम है यानी निर्वात है या वायु है। तो वैल्यू पुट करिए। खैर सिग्मा की वैल्यू 1.77 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे और ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, ठीक। अब इसको ऊपर ले आएंगे तो 10 की घात +12 यानी 10 बचा, और 10 का इसमें गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 1770/885। अब देखें इससे ये दो बार कट जाएंगे, आप करके देख सकते हैं। 2 पंजे 10, दिस आ गया, दिस यानी 0 आ गया, 2 पंजे 10, 2 × 16 = 17, 2 × 16 = 17 यानी दो बार कट गया। यानी वैद्युत क्षेत्र कितना आया, 2 न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र है तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए धातु के एक पतले गोलीय कोष की त्रिज्या 0.25 मीटर है, यानी अब हमें धातु का पतला गोलीय कोष दिया है। देखिए जब हमने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ाए थे तब भी हमने बार बार ये बात की थी कि चालक है कि अचालक है कि खोखला गोला है कि ठोस गोला है। तो यहाँ पर गोलीय कोष है यानी खोखला गोला है, तो चाहे चालक हो चाहे अचालक होता कोई फर्क नहीं पड़ना, सारे
सूत्र वही रहेंगे। तो देखिए खोखला चालक है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है 0.25 मीटर, दिस इज आर, और इसकी वैल्यू 0.25 मीटर, या इसको बड़ा आर मान लेते हैं क्योंकि हमने जो एक्सप्रेशन निकाले थे गॉस थ्योरम में उसमें गोले की त्रिज्या हम बड़ी आर मान के चले हैं, इसलिए तो त्रिज्या इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 0.25 मीटर, ये गोले की त्रिज्या हो गई। तथा इस पर 0.2 माइक्रो कूलम आवेश है, तो ये आवेश हो गया इस गोले पर जो वितरित है, यहाँ जो वितरित होगा इस पर Q बराबर 0.2 माइक्रो कूलम। तो देखिए 0.2 माइक्रो कूलम मीन्स इसको कूलम में बदलें तो 0.2 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम, ये आवेश आ गया जो गोले पर वितरित है। तो इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, जबकि कंडीशंस दे रखी हैं, पहला बिंदु कोष के अंदर है, यानी हमारा जो बिंदु है जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है वो अंदर है, यहाँ कहीं कहीं भी हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि गोलीय कोष के अंदर जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है, तो अंदर कहीं भी बात करें हर बिंदु पर, यानी गोले के अंदर हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होनी है, इसलिए ई तो हो गया शून्य, इसमें कोई इफ बट नहीं। सेकंड पार्ट कोष के ठीक बाहर है, यहां एक बात ध्यान रखने की है, ठीक बाहर का क्या मतलब है, ठीक बाहर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, इसका मतलब है कि वो पृष्ठ पर है, भाई कोष है थोड़ी मोटाई भी हो सकती है, तो ठीक बाहर का मतलब बिल्कुल सतह पर आ गया। बाहर को यहां पर ये मत मान लेना, बाहर वाला सूत्र लगा दो 1/4πε0 Q/r, अब फिर सोचो आर क्या रखें, ठीक बाहर का अर्थ क्या हुआ ऑन द सरफेस, यानी पृष्ठ पर निकालना है ऑन दी सरफेस। और सरफेस के लिए ई कितना होता है 1/4πε, और सरफेस के लिए ई कितना होता है 1/4πε0 Q/r², ये आप पीछे कर चुके हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं 9 × 10⁹ इस टर्म की वैल्यू इंटू Q की वैल्यू 0.2 × 10⁻⁻6 अपॉन r², तो r² यानी 0.25 मीटर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 × 10⁻² मीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625, या 25 × 25 भी लिख सकते हैं गुणित, और 10⁻² का वर्ग 10⁻4 आ गया। अब पावर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4 ऊपर जाकर के प्लस के हो जाएंगे और इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया 9 का और 0.2 का गुणा 1.8 अपॉन 625, और देखिए 1.8 और 625 इंटू 10 की पावर कितना रह गया 9 और 4 13 में 6 7 बचेंगे प्लस के, तो 7 ये आ गई। अब इससे इसे डिवाइड करना है तो हम एक काम करते हैं कि इसमें से कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे कि 1800 के करीब संख्या बना लेते हैं। 1.8 को 1800 करने का मतलब 3 अंक आगे बढ़ाना है, तो 3 इसमें से ले लेते हैं, तो ये हो गए 1800/625 और गुणा 3 इसमें से लिए हैं तो 10⁻4 रह गए। एक बार फिर चेक कर लें, देखिए 9 और 4 ऊपर जाके प्लस के हो गए, देखिए ये तो 25 ठीक है, एक मिनट 9 और 4 13 में से 6 घटेंगे 7 बचेंगे और 1.8 आया, और 1800 करने के लिए हमने डिजिट 3 अंक आगे बढ़ाई है, 3 इसमें से ले लिए 4 रह गए, ठीक है। अब 625 को इससे डिवाइड कर देंगे, 625 का इसमें भाग देंगे, या पहले काट लीजिए, ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 125 बार कट गया और 5 से ये कट जाएगा, 5 या 15, 5 36 360 बार, और फिर 5 से फिर काट लो 25 बार, और 5 से ये कट गया, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 25 का भाग 72 में दीजिए, 25 या 75 ज्यादा हो गए, 25 दूनी 50, तो कितने बचे 22, तो
दशमलव लगाएंगे, 220 हो गए, 25 अट्ठे 200, फिर 20 बचे, 25 अट्ठे 200 गुणा 10 की घात 4, ये आ गया। दिख रहा होगा आपको यहाँ वैसे 10 की घात 4। मैं यहाँ लिख देता हूं, ये कितना आया सॉल्व होके, ये 2.88 गुणा 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो इसका स्क्रीनशॉट। अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है, यानी अब हमारा जो बिंदु है जहां पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी है वो कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है। त्रिज्या है 0.25 और जो बिंदु है 3 मीटर दूर हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो बिंदु गोलीय कोष के बाहर हो गया। तो अब सिचुएशन तो ये आपका नोट हो चुका है। अब थर्ड पे चलते हैं। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। तो देखिए अब पॉइंट हमारा यहां से 3 मीटर दूर है, तो ये हमारा आर हो गया। तो आर इक्वल टू हो गया 3 मीटर और कैपिटल आर हमारे पास है 0.25 मीटर, यानी 25 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। और Q कितना दिया था वो हमने हटा दिया। Q की वैल्यू कितनी थी, आपके पास तो नोट है ही, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम थी। तो अब बाहर वाले बिंदु के लिए तीव्रता का सूत्र क्या है, ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये बात ध्यान रखने की है। अब वैल्यू पुट करिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q की वैल्यू 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -6 आर स्क्वायर करते हैं। तो ऐसा करते हैं 25 गुणा 25 लिख देते हैं, बाद में फिर काटने पड़ते हैं। 25 गुणा 25 गुणा 10 की घात, इसका वर्ग करेंगे -4 हो गया। नहीं, ओ सॉरी आप लोग ध्यान, हमने कैपिटल आर रख दिया, ये थोड़ी मिस्टेक हुई। अब स्मॉल आर स्क्वायर बाहर निकालना है ना, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहा। आर है 3 मीटर, तो 3 मीटर का वर्ग यानी 9 हो गया, क्लियर। और 9 से 9 कट जाएंगे, 9 से 9 कट गए। 10 टू दी पावर 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 रह गया और इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये 3 मीटर की दूरी पर हो गया। तो ये रहे न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए गॉस की थ्योरम से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि ये समझ में आए होंगे। चलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए गॉस की प्रमेय से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हो चुके हैं और आप घर पर अपनी कोई बुक हो उससे और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि हर टाइप का आपको एक न्यूमेरिकल मिल गया होगा। देखिए गोले का मिल गया, वायर का हो गया और पैरेलल प्लेट्स थी उन चादर के कारण भी हो गया और सिंपली फ्लक्स के भी हो गए। और गॉस की थ्योरम को अप्लाई करके सीधे सीधे 5 = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाली भी प्रॉब्लम होगी। तो आप इन प्रॉब्लम्स को अपने आप प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले पीरियड में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो एंजॉय एंड प्लीज बी अटेंटिव फॉर योर स्टडी। ओके, थैंक यू।